हेलो एंड जय भारत एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो गाइज, आज का लेक्चर बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केमिकल बॉन्डिंग में बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही तगड़ा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं MOT। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, फिर इसको पढ़ेंगे। केमिकल बॉन्डिंग के 40% क्वेश्चन अकेले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से आते हैं, चाहे वो जेई मेन हो या फिर नीट हो या फिर जेई एडवांस हो। तो जो केमिकल बॉन्डिंग ओवरऑल है उसका 40% क्वेश्चन अगर आप देखोगे प्रीवियस ईयर का एनालिसिस से, तो 40% क्वेश्चन सिंपली किससे आया है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से आया है। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें जेई मेन और नीट में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो लगभग यहां पे करा दिए जाएंगे, मतलब उससे नोट से बाहर आने की संभावना बहुत ही कम होगी। और इस टॉपिक के जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको आप बहुत ही आसानी से फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हो। इवन अगर आपका प्रैक्टिस इस लेक्चर को देखने के बाद अगर आपने थोड़ा सा इस लेक्चर को ढंग से समझ लिया तो आप बिना पेन पेपर उठाए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का कोई सा भी क्वेश्चन हो आप कर डालोगे। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सोचो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नीट में केमिकल बॉन्डिंग से मिनिमम है ना 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन तो रहते ही है। तो उसमें समझो कि हर साल कम से कम एक क्वेश्चन तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से रहेगा ही। और वो क्या होगा? फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में बन जाएंगे, मतलब 4 नंबर आपका बोनस मिलेगा। वैसे केमिकल बॉन्डिंग पूरा ही एक ऐसा चैप्टर है, ये पूरा एक ऐसा चैप्टर है कि जिसमें जेई मेन और नीट में मैक्सिमम चांस यही होता है कि जो नोट्स में कराया जाता है उसी से आ जाए, मतलब सर्टेन होता है कि भाई इतने में से ही क्वेश्चन आएगा। हाँ, उस क्वेश्चन को पूछने के लिए वो लैंग्वेज ग्रामर थोड़ा सा अलग कर सकता है, लेकिन पूछेगा वही, मतलब कान ऐसे पकड़ो चाहे फिर ऐसे पकड़ो, ठीक है? मतलब पकड़ाएगा क्या? कान ही पकड़ाएगा, ठीक है? तो इस लेक्चर को बहुत ज्यादा तगड़े जोश और जुनून के साथ शुरू करते हैं, ठीक है? तो एकदम बिल्कुल हो जाओ तैयार, पेन पेपर लेके नोट्स साथ में बनाते चलना, क्योंकि जब तक नोट्स नहीं बनाओगे तब तक कुछ सीख नहीं पाओगे। किसी भी थियरी को समझने से पहले हमारे माइंड में एक छोटी सी बात समझ में आनी चाहिए कि किसी नए थियरी की जरूरत क्यों पड़ती है। भाई वैलेंस बॉन्ड थियरी पॉलिंग ने दे दिया था, है ना? बताया हुआ ये कि पॉलिंग ने वैलेंस बॉन्ड थियरी दिया, खुश हो गया, बोला कि भैया एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, वो तो खुश हो गया। पॉलिंग जो है वो घूम फिर रहा था, मजे मार रहा था, वो है ना चौड़ में था कि साला मैंने तो थियरी दे दिया, सबको ही मान रहे हैं। अब जैसे ये कहानी हुई कि वैलेंस बॉन्ड थियरी पॉलिंग देके घूम रहा है, मजे मार रहा है ना, क्रेडिट ले रहा है, तो जानते ही हो कि ये साइंस में तो लोग हैं कि भाई हर दिन ही कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने सोचा यार कि कुछ चीजें ऐसी है जो वैलेंस बॉन्ड थियरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है। कैसे? अगर हम बात करें हीलियम 2 की, हीलियम 2 मतलब समझना, अगर हम बात करें हीलियम 2 जैसे He2 मॉलिक्यूल, तो पूछा भाई पॉलिंग से कि एक बात बता पॉलिंग, क्या वैलेंस बॉन्ड थियरी तू ये बता सकता है कि He2 मॉलिक्यूल क्यों नहीं बनता है? तो बोला यार इसका तो जवाब नहीं है मेरे पास। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, अगर हम वैलेंस बॉन्ड थियरी से जाएं तो O डबल बॉन्ड हो, मतलब O2 मॉलिक्यूल में देखें तो सारे इलेक्ट्रॉन क्या ऐसे दिखेंगे? पेयर्ड। बट ये मॉलिक्यूल एक्सपेरिमेंटली देखा तो ये कैसा नेचर शो कर रहा था? तो पैरामैग्नेटिक नेचर। अब इतना तो बेसिक पता ही होगा कि अगर कोई मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक नेचर है, इसका मतलब क्या है कि उसमें क्या है? किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गया है, तभी वो क्या है? पैरामैग्नेटिक है। लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और लुईस डॉट स्ट्रक्चर के अनुसार तो ये क्या था? O2 क्या था? डायमैग्नेटिक। तो बोला क्या इसका तेरे पास कोई जवाब है? पॉलिंग ने बोला नहीं, मेरे पास कोई जवाब नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है यार, लेकिन इतनी जगह तो मेरी थियरी लग रही है ना, मतलब क्यों इसके पीछे पड़े हो? 2-3 जगह नहीं लगी। बोला ऐसे कैसे होगा? तुम्हें लग रहा है कि 1-2 जगह नहीं लग रहा, हो सकता है और ज्यादा जगह ये फेल हो रहा हो, ठीक है? तो इसके बाद आते हैं 2 साइंटिस्ट जो तहलका मचा देते हैं 1932 में। 1932 में 2 महान साइंटिस्ट आते हैं और तहलका मचा देते हैं। कौन आते हैं? एक का नाम है एफ हुड और दूसरे थे RS मुलिकन। तो 1932 में जब हमारा देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था तब इन्होंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी दिया। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी देखेंगे, पहले तो ये समझ में आ गया होगा कि नीड ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी आ गया समझ में। अब दिया इन्होंने
अब ये किस लेवल पे है ना, मतलब किस अजम्पशन पे है, और क्या क्या इसके इंपॉर्टेंस है, क्या क्या चीजें अब मॉडरेट हमें इससे मिल जाती है, बहुत अच्छे से मॉडिफाई होके मिलती है, ये सब हम आज समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी के जो पॉइंट्स हैं, क्या नीड ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी सबको क्लियर है? तो आई होप कि क्लियर होगा। तो अब हम समझेंगे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी के पॉइंट्स क्या क्या हैं। तो देखो, इसका जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एटॉमिक लिखते जाना, एटॉमिक लिखते हो ओ जाने जाना, आखिरी तक तुम लिखते रहना। एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन, एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन और ओवरलैप टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको बोलते हैं एमओ, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को बोलेंगे एमओ। तो पॉलिंग ने बोला थी ये कौन सी बड़ी बात है, हमने भी तो बोला था, अरे बीवीटी में तो हमने भी बोला था कि एटॉमिक ऑर्बिटल जब कंबाइन होते तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। तो बोला भाई ये सब साइंटिस्ट मुल्कन बोले अभी ठहर जा, क्यों टेंशन ले रहा, तो जिंदगी में अभी देखना इसमें पॉइंट्स आगे आएंगे। सेकंड पॉइंट ये था कि जब भी कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, तो कोवैलेंट बॉन्ड बनने के दौरान जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होंगे उस पे दोनों एटम का हक होगा। जैसे अगर मैं बोलूं ये हाइड्रोजन एटम है, इसके 1s में है 1 इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा हाइड्रोजन एटम है, इसके है ना 1s में है 1 इलेक्ट्रॉन। अब जब ये H2 मॉलिक्यूल बनाएगा, H2 मॉलिक्यूल जब बनाएगा तो इसके इलेक्ट्रॉन को इस एटम का न्यूक्लियस भी अट्रैक्ट करेगा और ये भी अट्रैक्ट करेगा। सिमिलरली इसके इलेक्ट्रॉन को ये भी अट्रैक्ट करेगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट यही बोला कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसको क्या करेगा, दोनों ही एटम का न्यूक्लियस क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा और मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है, तो लिख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड is attracted by both the nuclei। ठीक है, सिंपल। अब फिर से पॉलिंग रोने लगा कि साले ये तो मैंने भी बोला है, बोला रुक जा अभी, तू ठहर ना, क्यों पंगे ले रहा है मेरे से, है ना, अभी तेरे को गलत साबित करते हैं। थर्ड, अब यहां पे जो पॉइंट आ रहा है वो नया पॉइंट है, वो वीवीटी में नहीं बोला गया था। वीवीटी क्या बोला था कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप होते हैं तो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। हाँ या ना, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? बिल्कुल पढ़ा था कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप होते हैं तो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। हाँ या ना? जैसे अगर मान लो ये 1s है, ये क्या है भाई, 1s है एक एटम का, ये दूसरे एटम का 1s है, तो जब ये ओवरलैप करने जाएंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने बनेंगे? बस एक बनेंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने बनेंगे? एक बनेंगे। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी करता है कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होने जाते हैं तो वहां पे एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। क्या बोलता है कि व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल, जिसको मैं लिख रहा हूं AOS, एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन, व्हेन टू atomic orbital combines, then two molecular orbitals are formed. Then two molecular orbitals are formed. तब चुप हो गया पॉलिंग, बोला हाँ यार तुमने तो नया बात बोल दिया। अब यहां से हम एक बात यह भी समझ सकते हैं कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी है वो बेसिकली क्या है? एक्सटेंशन ऑफ बीवीटी है। वो क्या है? एक्सटेंशन ऑफ बीवीटी है। कैसे? देखो, समझो क्या समझना क्या है सर। देखो बीवीटी क्या बोला, दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हुआ तो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी क्या बोल रहा है कि नहीं, एक नहीं बनेंगे, दो बनेंगे। कहने का मतलब जब 1s और 1s है ना कंबाइन करेंगे, ओवरलैप होंगे, तो एक नहीं दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। एक को बोलेंगे सिग्मा 1s और एक को बोलेंगे सिग्मा 1s स्टार, है ना। ये सब क्या है वो अभी समझाता हूं, कैसे बना वो भी समझाता हूं। तो पैसेंसली आपको वीडियो देखना है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तैसे तैसे जो है वो ये सारी चीजें की क्लैरिटी मिलेगी। तो धीरे धीरे आपको समझ आ ही रहा होगा क्या कहना चाह रहा हूं। तो 1s प्लस 1s जब कंबाइन होंगे तो अकॉर्डिंग टू वीवीटी सिर्फ क्या बनता है? सिग्मा 1s। लेकिन इसने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी क्या बोला
कि सिग्मा 1s के साथ साथ क्या बनेगा, सिग्मा 1s स्टार बनेगा, और ये जो सिग्मा 1s है इसकी एनर्जी कम होगी किससे, सिग्मा स्टार 1s से, और इसको बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसको क्या बोलेंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। राइटिंग में एडजस्ट करना पड़ेगा। और इसको क्या बोलेंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको शॉर्ट में ABMO बोलेंगे, और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर को शॉर्ट में क्या बोलेंगे, BMO बोलेंगे। ठीक है, तो ये बोला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। बात समझ में आया। अब ये कैसे बना ये भी हम एक्सप्लेन करेंगे इसी लेक्चर में। उसके लिए आता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मेथड, जिससे ये एक्सप्लेन हुआ कि सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s कैसे बना, और सिग्मा 1s की एनर्जी कम ही क्यों है सिग्मा स्टार 1s से। ठीक है, तो वो हम एक्सप्लेन करेंगे, क्यों का आंसर भी इसमें एक्सप्लेन होगा। अभी ये क्या है ये हमें समझ में आना चाहिए। तो इतना समझ में आ गया। हाँ, तो यहां से हम साफ साफ ये देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं साफ साफ, कि जो स्टेबिलिटी होगी, स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, तो स्टेबिलिटी सिग्मा एस की ज्यादा होगी, सॉरी स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, सिग्मा एस की ज्यादा होगी। किससे, सिग्मा स्टार 1s। जो भी एंटी बॉन्डिंग हो उसको स्टार से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो चूंकि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है, कम है, तो जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है उसमें अगर इलेक्ट्रॉन रखेंगे तो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। इसलिए सिग्मा 1s में रहने वाले इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्टेबल होगा किससे, सिग्मा स्टार 1s में रहने वाले इलेक्ट्रॉन से। बात समझ में आया कि नहीं आया, बात समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। आया सर, आया सर। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी ने क्या बोला कि भैया एक नहीं दो बनेंगे, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। जैसे यहां पे देख सकते हो इस पिक्चर में भी तुम, है ना, इस पिक्चर में साफ देख सकते हो। ठीक है, दिख रहा ना सबको, अब दिख रहा, हाँ, कि देखो ये 1s एटॉमिक ऑर्बिटल है एक एटम का, ये दूसरे एटम का 1s एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो जब ये दोनों ओवरलैप करना चाहते हैं, कंबाइन होना चाहते हैं, तो यहां पे देखो दो टाइप का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है। एक सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको अभी बोला था सिग्मा 1s। ठीक है, अगर ये 1s है तो इसको क्या बोलेंगे, सिग्मा 1s, जो कि ऐसा दिख रहा है। अब ऐसा क्यों दिख रहा है ये हम बताएंगे। और एक क्या बनेगा, सिग्मा स्टार, मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो कि ऐसा दिखेगा। तो जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। बात समझ में आया। तो वापस से अब आ जाते हैं पॉइंट्स पे, है ना, पॉइंट्स पे आ जाते हैं। तो यहां तक समझ में आ गया सबको, हाँ सर, यहां तक सबको समझ में आ गया। अब यहां पे देखो, यहां पे नेक्स्ट जो पॉइंट है, कौन सा पॉइंट होगा वो, ये कितने पॉइंट हमने पढ़ लिए, 3 पॉइंट पढ़ लिए। चौथा पॉइंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसको बोलते हैं MOT। ठीक है, MOT बोलते हैं, है ना, ऐसा नहीं MOT मत बोल देना, है ना, नहीं तो बहुत मार खाओगे। एक बार एक बच्चे ने बोला था, अगर वो वीडियो देखेगा तो उसको पता चल जाएगा, मैं इसको बोल रहा हूं। एक बार ऑफलाइन क्लास में एक बच्चे ने, है ना, अपने दोस्त को चिढ़ाया था क्लास में MOT। तो वो गलत बात है यार, किसी को ऐसे चिढ़ाना नहीं चाहिए। मतलब क्या तुम, मतलब, है ना, छोटी छोटी बात करते हो 2 रुपए की। तो अब नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी इज बेस्ड ऑन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी इज बेस्ड ऑन, किस किस पे ये बेस्ड है, मतलब किस किस, है ना, प्रिंसिपल को लेकर ये बनाया गया है। तो बेस्ड ऑन डी ब्रॉगली वेव नेचर पढ़े थे ना, डी ब्रॉगली मॉडल, उसके बाद हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी, एटॉमिक स्ट्रक्चर में सब पढ़ा होगा, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड श्रोडिंजर, बेसिकली इसको मैं डेंजर बोलता हूं, श्रोडिंजर, क्यों इतना बड़ा इक्वेशन आता है, देखा ही होगा, श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। लेकिन यहां पे इक्वेशन नहीं आएगा, ठीक है, टेंशन मत लेना। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी बहुत ही समझदार वाला, है ना, बहुत ही आसान सा, है ना, टॉपिक है। तो ये कितने प्रिंसिपल पे बेस्ड था, तो ऑब्वियस सी बात है ये 3 प्रिंसिपल पे बेस्ड था। किस पे, तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, और किस पे भाई, श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। बात समझ में आता है, सिंपल। अब ये कैसे बेस्ड था समझेंगे, है ना, ये काम आएगा कि भाई सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s क्यों बना, उसमें ये काम आएगा। अच्छा, 5वां पॉइंट वैसे तो हम ये लिख ही चुके हैं, लेकिन
समझ लेना, लिख लेना कि जो स्टेबिलिटी होगी, स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, तो बोलो सर BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की ज्यादा होगी, किससे, ABMO से। अब सोचो अगर हम यहां पे कुछ पॉइंट लिखे, समझना कि अगर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर में इलेक्ट्रॉन है ना बढ़ाते चले जाए, इसको ध्यान समझना, इस पे क्वेश्चन बनता है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम, उसमें अगर हम इलेक्ट्रॉन बढ़ाते चले जाएं तो मतलब सिस्टम की एनर्जी क्या है, कम होती रहेगी बस। लेकिन अगर हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बढ़ाएं तो इसका मतलब क्या है कि एनर्जी सिस्टम की क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हम क्या बोलेंगे कि एज द नंबर, इस पे क्वेश्चन बनेगा, एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इंक्रीजेज, as the number of electron in bonding molecular increases, the stability of system, system means molecule या ion जो भी होगा, stability of system, stability of system what increases, stability of system increases। लेकिन अगर हम बोले कि as the, है ना, ये लिख सकते हो खुद से भी, as the number of electron in ABMO increases, ABMO increases, तो क्या होगा, the stability of system, the stability of system क्या होगा, क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। समझ में आया, समझ में आया, आई होप कि आ गया। तो लिखो इसको, इसको लिखो, समझ में आया। सिमिलरली आप ऐसे भी देख सकते हो कि अगर हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन अगर निकालेंगे बाहर तो स्टेबिलिटी घटेगा, लेकिन अगर हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे तो सिस्टम की एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है, तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा। तो दोनों ही तरीके से आप देख सकते हो, ठीक है, क्लियर है बात। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट 5 के बाद 6 पॉइंट। अब जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, उसमें जब हम इलेक्ट्रॉन का फिलिंग करेंगे तो उसमें 3 रूल वैलिड होगा, जैसा कि हम एटॉमिक ऑर्बिटल में पढ़ते थे, अफवाह प्रिंसिपल, होर्न्स रूल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो ये भी लिख लेना, इंपॉर्टेंट है कि while filling the electrons in molecular orbital, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन पढ़ा होगा ना एटॉमिक स्ट्रक्चर में, अभी याद भी दिला देता हूं, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हो गया, फिर होर्न्स रूल हो गया, एंड अफवाह प्रिंसिपल इज फॉलोड। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं अपोजिट स्पिन के साथ, वो भी। होर्न्स रूल कहता है कि जब तक पॉसिबल हो तब तक डीजेनरेट ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखना है, जब तक पॉसिबल हो तब तक डीजेनरेट ऑर्बिटल। कुछ लोग को तो यह भी याद नहीं होगा, डीजेनरेट मतलब क्या होता है, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स मतलब ऑर्बिटल्स हैविंग इक्वल एनर्जी। जैसे अगर हम बात करें एटॉमिक ऑर्बिटल की, तो एटॉमिक ऑर्बिटल जो 2px की एनर्जी इतनी होगी, उतनी 2py की होगी, उतनी 2pz की होगी। तो अगर हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन होगा तो हम ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, जब तक पॉसिबल है तब तक अनपेयर्ड रखेंगे। तो ये अपना क्या था, होर्न्स रूल था कि डीजेनरेट ऑर्बिटल में जब तक पॉसिबल है तब तक एक इलेक्ट्रॉन पहले रखो सब में, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, ठीक है। अफवाह प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जो इलेक्ट्रॉन का फिलिंग होगा वो लोएस्ट एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से, है ना, हाईएस्ट एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन पहले उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में रखेंगे जिसमें एनर्जी क्या है, जिसकी एनर्जी क्या है, कम है, ताकि अपना सिस्टम क्या हो, ज्यादा स्टेबल हो। बात समझ में आता है, बात समझ में आता है। तो क्या ये 6 सबको क्लियर है? 6th पॉइंट अगर क्लियर है तो फिर 7 पे बढ़ते हैं। और 7 क्या कहता है, 7 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम, 7 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम। कैसे कैसे देखेंगे। 7 जो है वो डिसाइड करता है कि जैसे अगर हम बोले कि H और H है ना, H और H के बीच बॉन्ड बन रहा है, तो उसके बीच जो बॉन्ड बनेगा वो कितना बनेगा और कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो 7th जो है वो एक चीज हम पढ़ेंगे यहां पे, बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर डिसाइड्स नंबर ऑफ बॉन्ड्स formed between two atoms, number of bonds formed between two atoms and
द एग्जिस्टेंस ऑफ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल और आयन, कि कौन सा मॉलिक्यूल डाइएटॉमिक है भाई तो एग्जिस्ट करेगा, या कौन सा आयन है जो एग्जिस्ट करेगा, नहीं एग्जिस्ट करेगा। और जो बॉन्ड ऑर्डर लिखते हैं जिसको डिनोट करेंगे BO से, BO है ना बॉन्ड ऑर्डर, तो ये होता है हाफ NB माइनस NA, हाफ NB माइनस NA। अब यहां पे NB और NA क्या है वो लिख लो, तो यहां पे NB है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और Na क्या है, दिस इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखो B किसके लिए आया था, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के, और A किसके लिए आया, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के। तो बॉन्ड ऑर्डर इस तरीके से है। अब सोचो बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है दो एटम के बीच बने नंबर ऑफ बॉन्ड्स। अगर हम बोले कि जैसे बॉन्ड ऑर्डर 0 है, इसका मतलब दो एटम के बीच कोई भी बॉन्ड नहीं बना, 0 बॉन्ड मतलब कोई भी बॉन्ड नहीं है। अगर बॉन्ड ऑर्डर 1 है तो दो एटम के बीच कैसा बॉन्ड बना, सिंगल बॉन्ड बना। अगर बॉन्ड ऑर्डर 2 है तो दो एटम के बीच डबल बॉन्ड बना। अगर बॉन्ड ऑर्डर 3 है तो दो एटम के बीच ट्रिपल बॉन्ड बना। तो यहां पे एक चीज ये भी लिख ही लेंगे, ये चीज क्या करेंगे, लिख लेंगे कि अगर बॉन्ड ऑर्डर क्या आता है अपना 0 है तो बताना क्या मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, क्या मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, क्या नहीं। क्यों, बॉन्ड ऑर्डर 0 है, इसका मतलब दो एटम के बीच बॉन्ड बना ही नहीं, तो मॉलिक्यूल कहां से बनेगा फिर, ठीक है। मॉलिक्यूल इज कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। तो बॉन्ड ऑर्डर 0, देन मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। अब देखो ध्यान से समझना है, ये जो पॉइंट है जो अभी बताया बॉन्ड ऑर्डर 0 वाला है ना, ये जो पॉइंट है ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप देखोगे प्रीवियस ईयर में कितनी बार क्वेश्चन आए हैं कि कौन सा जो है वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब यहां पे क्या करता है वो कि एग्जिस्ट वर्ड ना लिख के हो सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट विएबल, ऐसा वैसा कुछ वर्ड यूज कर देता है। तो उसको हम समझेंगे क्वेश्चन करने के दौरान कि विएबल लिखता है, एग्जिस्ट लिखता है, ऐसा क्या मतलब है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, कि अगर बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा 1 होगा तो बताना मॉलिक्यूल जो बनेगा तो एटम से बीच कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होगा, तो सिंगल बॉन्ड इज फॉर्म्ड लाइक S2 हम पढ़ेंगे उसमें क्यों बॉन्ड ऑर्डर 1 आता है। बॉन्ड ऑर्डर अगर 2 होगा तो क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा, क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। बॉन्ड ऑर्डर अगर 3 आता है दो एटम के बीच में तो कैसा बॉन्ड बनेगा, यहां पे ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो ये पॉइंट जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी में, यही पॉइंट क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आता है, आया समझ में। अब एक बात बताना, ये भी इंपॉर्टेंट नोट लिखना है ना, नोट करके लिखना, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समझना कि अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, मैं जो बोल रहा हूं उसको दिमाग में ऐसे है ना लेके चलना है, दिमाग में ऐसे लेके चलना है। क्या बोल रहा हूं मैं, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज्यादा। अगर दो एटम के बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज्यादा होगा मतलब इनके बीच अट्रैक्शन ज्यादा है, इसका मतलब इसका जो बॉन्ड लेंथ होगा वो क्या होगा, कम होगा। क्या बोला कि दो एटम के बीच बॉन्ड ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स क्या है, ज्यादा है, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ने के कारण इनका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो ज्यादा पावरफुल हो गया ना, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा, और बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो इनके बीच का जो दूरी है, ये दोनों एटम के बीच का दूरी क्या हो गया, घट गया, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, घटेगा। ठीक है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, घटेगा। तो हम यहां पे साफ साफ लिख सकते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा तो इसका मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होगा उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी, और बॉन्ड लेंथ क्या होगा, कम होगा। तो ये क्या हो जाएगा, इनवर्सली। अच्छा, जो बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर है उसको तोड़ने के लिए क्या चाहिए, ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो जिसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा तो उसके लिए जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगा वो भी क्या होगा, बहुत ही ज्यादा होगा। तो इस दो पॉइंट को मतलब पॉइंट नंबर 7 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वैसे सारे इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 7, 5 और 6 ये 3 तुम्हें ध्यान में होने चाहिए एकदम, है ना। ये तो फॉर्मूला तुम्हें याद ही हो जाएगा और बहुत सिंपल फॉर्मूला है, NB माइनस NA डिवाइडेड बाई 2। तो ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट पॉइंट इसका हम समझेंगे। अभी तक हमने कौन सा समझा था, ये कौन सा पॉइंट था, 7।
लास्ट पॉइंट हम समझेंगे, लास्ट पॉइंट हम समझेंगे है ना, कि अगर किसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाता है तो वो जो ओवरऑल स्पीसीज होगा वो क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। और अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाते हैं तो भाई क्या होगा भाई, डायामैग्नेटिक। तो इफ all the electrons are paired, if all the electrons are paired, तो भाई जो मॉलिक्यूल होगा या आयन होगा वो कैसा होगा, उसका नेचर कैसा होगा, डायामैग्नेटिक। और डायामैग्नेटिक मतलब होता है एक चीज और, देखो इसी चीज को कैसे पूछेगा, मैंने क्या बोला था कि क्वेश्चन फिक्स होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से आने वाला क्वेश्चन एग्जाम में फिक्स होता है। अब ग्रामर और लैंग्वेज अलग कर सकता है। डायमैग्नेटिक का एक मतलब होता है वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, तो ऐसा क्वेश्चन ना पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमैग्नेटिक भी पूछ सकता है, या फिर ऐसा पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो दोनों देखो क्वेश्चन क्या है, सेम है, बस तरीका अलग है, लैंग्वेज अलग है। तो इलेक्ट्रॉन, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड तो क्या हो जाएगा भाई, डायमैग्नेटिक। और अगर क्या हो गया, कोई भी एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रह गया, तो इफ इलेक्ट्रॉन रिमेन्स अनपेयर्ड, तो बताना अगर ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गया तो फिर मॉलिक्यूल या आयन जो है वो कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। बात समझ में आता है। कुछ लोगों को ये पता होगा कि जब इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होता है तो पैरामैग्नेटिक क्यों होता है। पैरामैग्नेटिक मतलब अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। पैरामैग्नेटिक बाय मतलब क्या हो गया, अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। अब समझना बहुत ज्यादा प्यार से। देखो इलेक्ट्रॉन क्या एक चार्ज्ड पार्टिकल है, फिजिक्स तो पढ़ा ही होगा। देखो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे क्या मतलब 95 या 90% मैं बोल सकता हूं, ठीक है, ऐसे लोग हैं जो बस इतना जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो मॉलिक्यूल या स्पीसीज क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। लेकिन वो ये कतई नहीं जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होता है तो वो पैरामैग्नेटिक क्यों होता है ना। बस ये ऐसा होता है ये जानते हैं, लेकिन क्यों होता है वो नहीं पता। मैं आज बता दूंगा कि है ना क्यों होता है, वो जानना जरूरी है। तुम अच्छे बच्चे हो ना तो जानो, थोड़ा साइंस को समझो। जब इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, जैसे अगर ये देखो ये है ऑर्बिटल और उसमें दो इलेक्ट्रॉन है, तो दो इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के साथ है, मतलब एक अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा क्या है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है, ये मतलब है। और अगर एक ऑर्बिटल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या होगा, एक डायरेक्शन में घूम रहा है, दूसरा कोई इसको अपोज करने वाला नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन सोचो, इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज्ड पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज्ड पार्टिकल है। फिजिक्स में एक लॉ है कि जब भी कोई चार्ज्ड पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन में होता है तो वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। सिंपल, जब भी कोई चार्ज्ड पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन में होगा तो वो क्या करेगा, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। अब सोचो इलेक्ट्रॉन कहां है, ऑर्बिटल में है, ठीक है, तो घूम रहा है ये सर्कुलर, ठीक है, ऑर्बिटल तो स्फेरिकल है, ये घूम रहा है, ठीक है। अब सोचो दिमाग लगाना कि जब ये घूम रहा भाई सर्कुलर पाथ पे ऑर्बिट, तो वहां पे क्या होगा, क्या वहां पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है मोशन का, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। हाँ सर, हर एक पॉइंट पे क्या होगा, टेंजेंशियल वेक्टर अलग होगा, मतलब डायरेक्शन वेलोसिटी का चेंज हो रहा है, मतलब एक्सेलरेटेड मोशन में। तो चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेटेड मोशन में है तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। अब सोचो दिमाग लगाना कि जब दो इलेक्ट्रॉन होंगे तो भी वो एक इलेक्ट्रॉन जैसे क्लॉकवाइज में उसका गया मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इस डायरेक्शन में, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में हुआ मैग्नेटिक फील्ड, तो नेट क्या हो गया, जीरो हो गया। तो इसलिए क्या होता है, डायमैग्नेटिक। लेकिन अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो चूंकि ये अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, और इसको काटने वाला है ना दूसरा इलेक्ट्रॉन है नहीं अपोजिट में, तो क्या होगा, ये एक टीनी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि इसका ही बस वहां पे मैग्नेटिक फील्ड है, दूसरा कोई अपोज करने वाला नहीं है। तो जब ये अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है तो इससे क्या होगा, अपना भाई मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो इसके कारण ये क्या होगा, टीनी मैग्नेट, मतलब बहुत ही स्मॉल मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, और इस कारण से ये दूसरे मैग्नेट से क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं कि जिसमें इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहता है वो क्या होगा, अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड होगा, और उसी बिहेवियर को क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक बोलते हैं।
तो बात समझ में आ गया? तो क्या ये सारे पॉइंट्स क्लियर है? क्या ये सारे पॉइंट्स क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेंगे जो कुछ अभी पढ़ा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। अभी इतना मेहनत करवा रहा हूं, आगे चल के फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स पे क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है? आप लोग करोगे, मैं कुछ नहीं करवाऊंगा, सब भगवान की कृपा है, ठीक है? चलो देखते जाओ, देखते जाओ, किसी कोई डाउट नहीं होगा? देखो, हो गया क्या? अब हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बनता कैसे है। फॉर्मेशन ऑफ, नेक्स्ट में लिखोगे फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये बनता है LCAO बोलते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मेथड से, ठीक है? अब इस कॉम्बिनेशन के लीनियर, इसको लिख लो चाहो तो, इसको क्या बोलते हैं भाई? लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मेथड इसको बोलते हैं। अब इसके लिए कंडीशन क्या है? क्या सारे एटॉमिक ऑर्बिटल लीनियर कॉम्बिनेशन कर सकते हैं? नहीं, ठीक है? देखो, ये जैसा कि बताया कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी जो है वो किस पे बेस्ड है? डी ब्रॉगली पे बेस्ड है। तो डी ब्रॉगली कहता क्या था कि डी ब्रॉगली ये कहता था कि भाई इलेक्ट्रॉन को तुम पार्टिकल भी मान सकते हो या फिर वेव भी मान सकते हो। तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि जैसे ये क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिटल में, ऑर्बिटल क्या है? 3 डायमेंशनल, क्योंकि ये क्या है भाई, समझ रहे हो ना, ऑर्बिटल क्या है? 3 डायमेंशनल रीजन होता है। तो अब ध्यान से समझना, ध्यान समझना कि यहां पे जो इलेक्ट्रॉन है, जिस ऑर्बिटल में, जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, तो उस ऑर्बिटल का क्या होगा? एक वेव फंक्शन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या वेव भी मान सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन वेव है, तो जिस ऑर्बिटल में प्रेजेंट हो उसका क्या होगा? एक वेव फंक्शन होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? साई बोलेंगे। और कहने का मतलब ये भी फिर बनता है कि फिर उस ऑर्बिटल में फेज की बात होगी, जहां पे वेव फंक्शन आ गया। तो इतना तो बेसिक फिजिक्स आता होगा कि वहां पे क्या होगा? फेज की बात होगी, फेज की बात होगी, ठीक है? तो हाँ भाई, फेज की बात होगी, मतलब अगर इधर क्या है? पॉजिटिव फेज है, तो इधर क्या होगा? नेगेटिव फेज होगा, ठीक है? तो ये सारी बातें जो है वो वीवीटी ने कंसीडर नहीं करी थी। वीवीटी ने ऐसा नहीं बोला कि डी ब्रॉगली पे है या श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ये सब उसने कंसीडर नहीं किया, उसने सिंपल ओवरलैप कंसीडर किया था। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने में जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी है वो बोलता है कि ऑर्बिटल क्या है भाई? ऑर्बिटल का एक वेव फंक्शन होता है, तो उसमें क्या होगा? पॉजिटिव फेज, नेगेटिव फेज होगा। और इसी फेज के अनुसार अब देखेंगे कि क्या है कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इसमें पहले अब लिख लेना इसका सब टॉपिक, क्या लिखेंगे? कंडीशन ऑफ, ये पूछा गया है जेईई एडवांस में, कंडीशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, है ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है? तो अब देखो ध्यान से, यहां पे 2 एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होंगे? मिक्स होंगे, तभी 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। तो किनके बीच मिक्सिंग पॉसिबल है? तो फर्स्ट में लिखोगे मिक्सिंग बिटवीन those atomic orbitals are possible who has approx equal energies, ठीक है? कहने का मतलब अगर हम बोले कि 1s और 1s, तो क्या इसमें लीनियर कॉम्बिनेशन होगा? तो सर हो जाएगा। क्यों? 1s और 1s की एनर्जी क्या है? मतलब ये तो इक्वल ही हो गई। देखो, हाइड्रोजन का 1s और दूसरे हाइड्रोजन एटम का 1s, तो इनकी एनर्जी क्या है भाई? हाइड्रोजन एटम का 1s है, तो इक्वल ही है। तो यहां पे मिक्सिंग होगा, अगर मैं बोलूं 1s और दूसरे वाले हाइड्रोजन का अगर 2s है, तो यहां पे थोड़ी सी एनर्जी गैप बढ़ जाती है, तो यहां पे क्या होगा? पुअर मिक्सिंग होगा, उतना ज्यादा अच्छे तरीके से मिक्सिंग नहीं होगा। लेकिन अगर मैं बोलूं 1s और मान लो 6p की बात कर लो, 1s और 6p की बात कर लो, तो इनके बीच एनर्जी गैप क्या है? बहुत ही ज्यादा है। तो इनके बीच जो है वो ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है, यहां पे मिक्सिंग नहीं होगा, बात समझ में आता है? दूसरा पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स
should atomic orbitals should overlap in a particular direction of nuclear axis, in a particular direction of nuclear axis, सिमेट्रिकली करना चाहिए, पर्टिकुलर डायरेक्शन मतलब सिमेट्रिकल होना चाहिए, पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑफ न्यूक्लियर एक्सिस। कहने का मतलब अभी मैं दिखाता हूं, दो तरीके से हो सकता है, दो तरीके से हो सकता है। जैसे ध्यान समझो, जैसे दो तरीके से पॉसिबल है, या तो ये एक्सियली आ सकते हैं तो चलेगा, यहां पे मिक्सिंग पॉसिबल है, ठीक है, यहां पे मिक्सिंग पॉसिबल है। अगर ये पैरेलली आते हैं तो चलेगा। जैसे क्या हो गया, सॉरी फिर से यही बना रहा हूं मैं, पैरेलली कहने का मतलब ये ऐसे है तो दूसरा भी ऐसे है, चलेगा। लेकिन एक दूसरे के परपेंडिकुलर न्यूक्लियर एक्सिस पे नहीं होगा। या तो न्यूक्लियर एक्सिस क्या होना चाहिए, एक लाइन में होना चाहिए, या दोनों का न्यूक्लियर एक्सिस क्या होना चाहिए, पैरेलल, है ना। लेकिन अगर मैं बोलूं कि जैसे ये क्या है अपना पी ऑर्बिटल है, इसका ये मान लो प्लस फेज है और ये इसका क्या है माइनस फेज है, ये क्या है प्लस फेज है और माइनस फेज है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि एस ऑर्बिटल इस तरीके से, एस ऑर्बिटल इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो यहां पे मिक्सिंग अलाउड नहीं होगा, यहां पे मिक्सिंग अलाउड नहीं होगा। बात समझ में आता है। ये परपेंडिकुलर हो गया, इन दोनों का न्यूक्लियर एक्सिस क्या हो जाएगा, सॉरी इसमें तो एस वाले में तो मिल जाएगा ना, फिर भी तो दोनों ही पी कंसिडर कर लेना, तो वहां पर ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। ये चीज आगे में जाके बताएंगे, जीरो ओवरलैपिंग कहलाता है। जैसे एक पी ऐसे और दूसरा पी ऐसे है, तो क्या यहां पे मिक्सिंग हो सकता है, नहीं हो सकता। यहां पे मिक्सिंग नहीं हो सकता, यहां पे हो सकता है, यहां पे हो सकता है। तो क्या बात यहां तक क्लियर है, तो क्लियर है। तो अब हम समझते हैं फॉर्मेशन, है ना, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो आई होप कि यहां तक समझ में आ गया। तो अब पढ़ेंगे हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो भैया अब हम समझेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो इसमें बस करना क्या है कि जैसे हमने अभी क्या बोला था कि जो अपना दो एटॉमिक ऑर्बिटल है, क्या बोला, दो एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो उसका जैसे मान लो एक ये ऑर्बिटल है ना, तो इसका वेव फंक्शन अगर हम जैसे H2 मॉलिक्यूल की बात करते हैं, ये H एटम पहला और ये H एटम दूसरा, एक एग्जांपल समझा देता हूं। तो इस ऑर्बिटल का जो ये इसका जो 1s है, इसका वेव फंक्शन क्या है, साई बी है। तो अब चूंकि यहां पे हमने अभी बोला कि फेज होगा, ऑर्बिटल में क्या होगा, फेज होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव फेज। तो अब यहां पे दो पॉसिबिलिटी है, बेसिक सा बात बताता हूं। यहां पे कॉन्सेप्ट है इंटरफेरेंस का, इंटरफेरेंस का क्या कॉन्सेप्ट है वो समझना आप। जैसे हम लोग ऐसे कॉमन लाइफ में बोलते हैं ना, इंटरफेयर कर रहे हो, क्यों इंटरफेयर कर रहे हो, तो इंटरफेयर मतलब क्या, बीच में आ पड़ना। तो अब जैसे कहने का मतलब क्या है कि साई ए और साई बी अभी क्या है, ये अकेला अकेला है, लेकिन अभी एक दूसरे के बीच में आना चाहते हैं, एक दूसरे से जुड़ना चाहते हैं। तो यहां पे दो पॉसिबिलिटी है, चूंकि इनके देखो ऐसा एक कंडीशन हो सकता है कि जैसे ये है ऑर्बिटल, तो एक तो ऐसा हो सकता है कि इसका फेज और इसका फेज सामने सामने आके ओवरलैप करे, मतलब दोनों सेम फेज में आकर ओवरलैप करे। तो अगर सेम फेज में आके ओवरलैप करेगा तो उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। उसको क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और अगर ये अपोजिट फेज में, अपोजिट फेज लाइक इसका माइनस प्लस और इसका माइनस प्लस, कहने का मतलब इसके प्लस के सामने इसका क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अपोजिट फेज में इंटरफेयर कर रहा है, तो ये क्या करेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसको और अच्छे समझाता हूं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जैसे तुम्हारे जिंदगी में कुछ दोस्त होते हैं, तुम्हारे जिंदगी में क्या होते हैं, कुछ दोस्त होते हैं। पहले तो ये तुम देख सकते हो, कुछ दोस्त होते हैं, कैसे दोस्त होते हैं, एक वैसे दोस्त होते हैं जो एक्चुअल में होते हैं। कहने का मतलब जब तुम कहीं मान लो कहीं जिंदगी के लोज चल रहे हो, तुम्हारे लोज मतलब तुम किसी काम में मान लो फेलियर तुम्हारा आ गया, तो बोलेंगे ठीक है यार हो जाएगा, मतलब तुमको क्या करते हैं, इनकरेज करते हैं, तुम्हारी लाइफ को वो कंस्ट्रक्टिव बनाना चाहते हैं। कंस्ट्रक्टिव समझ रहा ना, कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, तो वो कंस्ट्रक्टिव तरीके से इंटरफेयर कर रहे हैं कि जैसा तुम्हारी सोच है, मतलब तुम कह रहे हो कि नहीं मैं करके रहूंगा इस काम को, मैं आईआईटी में AIR 10 के अंदर आके रहूंगा, तो वो कहते हैं हाँ हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कहने का मतलब तुम्हारा विचार और उसका विचार क्या है, बिल्कुल मिल रहा है, मतलब क्या है, सेम पेज है तुम दोनों का। और कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो खाने पीने के वक्त तो तुम्हारा खाए पिएंगे, लेकिन अंदर अंदर से उनको बहुत तकलीफ होती है तुम्हारे सक्सेस से, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे, मतलब तुम जो कहोगे उसका वो अपोजिट कहेंगे
कहने वाला तुम कहो कि यार मैं इतनी मेहनत करूंगा कि मैं AIR 10 में आ जाऊं, तो वो बोलेंगे नहीं ये हो ही नहीं सकता है, ये नहीं हो सकता। मतलब वो क्या कर रहे हैं, तुम्हारे अपोजिट जा रहे हैं। तो वहां पे जो किस टाइप का वो इंटरफेरेंस कर रहे हैं, डिस्ट्रक्टिव कर रहे हैं, बिगाड़ना। डिस्ट्रक्ट करना मतलब बिगाड़ना, तो बिगाड़ने जैसा इंटरफेरेंस कर रहे हैं। तो जो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल है वो बेसिकली कुछ और नहीं है बल्कि एटॉमिक ऑर्बिटल को फेज मानो, और अब क्या है, उसका दो तरीके से इंटरफेरेंस पॉसिबल है। एक तो क्या है, सेम फेज में इंटरफेरेंस हो सकता है, तब बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच। और एक बारी क्या बोलेंगे कि डिफरेंट फेज में, मतलब अपोजिट फेज, बेसिकली अपोजिट फेज में इंटरफेरेंस हुआ, और उसको क्या बोलेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलेंगे। बात समझ में आया? और इसी से अब देखो कैसे बनेगा BM और कैसे बनेगा ABMO। समझो, देखो यार मैं कंटेंट जबरदस्त तरीके से मैं चाहता हूं सब कुछ करा दूं, तो टाइम तो लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो LCAO में सबसे पहला जो है वो क्या लिखोगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो बेसिकली यहां पे क्या करना है कि जैसे एक एटॉमिक ऑर्बिटल का वेव फंक्शन क्या है, साई ए है, और दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल का वेव फंक्शन क्या है, साई बी है। जैसे अगर ये है कहानी, ये है साई ए और ये क्या है भाई, साई बी, इसके अगर ग्राफ बनाए तो ठीक है। तो जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, इसका मतलब क्या है, सेम फेज में इंटरफेरेंस होगा, तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा उसका वेव फंक्शन क्या होगा, इन दोनों को ऐसे ऐड कर दोगे, साई ए प्लस साई बी, साई ए प्लस साई बी। कहने का मतलब क्या होगा, कुछ इस टाइप का होगा। देखो ये है, एक ये वाला था एटॉमिक ऑर्बिटल और फिर एक ये वाला था, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ये दोनों क्या हो जाएंगे, बेसिकली ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से ऐड हो जाएंगे। तो अब देखो इसका वेव फंक्शन क्या था, साई ए था, इसका वेव फंक्शन क्या है, साई बी है। तो ये जो अपना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना, इसका वेव फंक्शन क्या होगा, साई ए प्लस साई बी होगा, चूंकि ये क्या ऐड हो गया, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो इनका क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो इनका क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। दिख रहा है? हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे देखो, अब यहां पे मैं बताऊंगा कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्यों ज्यादा स्टेबल होता है। ध्यान से देखो, साई ए अगर वेव फंक्शन है तो इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा है कि इसका क्या होगा, स्क्वायर होगा, स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव फंक्शन। तो ये साई ए स्क्वायर होगा। दूसरे वाले एटॉमिक ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है तो उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, साई बी स्क्वायर है। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब बन गया तो अब इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, साई ए प्लस साई बी का होल स्क्वायर। समझना मेरे लॉजिक को ढंग से। अब कहने का मतलब मेरा क्या है कि जैसे कि ये जो हाइड्रोजन एटम था तो इसके 1s में जो ये इलेक्ट्रॉन था, और ये दूसरा हाइड्रोजन एटम, इसके जो 1s में एक इलेक्ट्रॉन था, तो इसके यहां पे पाए जाने की प्रोबेबिलिटी साई ए स्क्वायर, यहां पे पाए जाने की इसके प्रोबेबिलिटी क्या है, साई बी स्क्वायर है। तो अगर जब ये अलग अलग था एटम, तब अगर देखें कि इंडिविजुअली इसका साई ए स्क्वायर, इसका साई बी स्क्वायर, अगर इसको हम एक सिस्टम भी मान लें तो भी हमारा जो नेट प्रोबेबिलिटी फंक्शन आएगा वो क्या आएगा, साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर आएगा, जब ये क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल में ये दोनों इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आ गया तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या हो गया, साई ए प्लस साई बी का होल स्क्वायर, एंड दिस इज बेसिकली ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको अगर हम ब्रेक करें तो ये होगा साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर प्लस 2 साई ए साई बी। पढ़ा था ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब जो मैं पूछ रहा हूं उसको ध्यान से बताना, ये समझ में आया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कहानी? हाँ सर। अब जब ये एटॉमिक ऑर्बिटल में थे तो इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना प्रोबेबिलिटी साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर। जब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना दिए तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी का फंक्शन साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर प्लस 2 साई ए साई बी। क्या देख सकते हो, क्या तुम्हारी नजर इतनी तेज है कि देख सकते हो कि इतने से प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है ना। इंडिविजुअली बस इतना ही था, जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इतना और ऐड हो रहा है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई। अब इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा कहां पे होती है, न्यूक्लियस के आसपास या न्यूक्लियस से दूर। तो तुम बोलोगे सर कि न्यूक्लियस के पास में
ही तो इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। जैसे जैसे हम दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, घटती चली जाएगी। इतना बेसिक तो एटॉमिक का स्ट्रक्चर आपको आता होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना, ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना, ये क्या है भाई, न्यूक्लियस के पास हो गया। ये क्या हो गया अभी, न्यूक्लियस के पास हो गया। तो जब इसमें हम इलेक्ट्रॉन को रखेंगे तो न्यूक्लियस क्या करेगा, उसको आसानी से अट्रैक्ट करेगा, इसलिए इसमें रहने वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा और इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी। और इसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को वहां से बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को वहां से क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। समझ में आया? इसलिए बोला था कि मॉलिक्यूलर, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगी उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। क्यों? और ये बनता कैसे है, तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से बना। ये कैसे बना, तो ये बना कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से क्या बनेगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। किसी कोई डाउट है इसमें? बोल, है क्या? नहीं होगा? इतने अच्छे से तो बता दिया यार, कहां मिलता है ऐसा, देख लेना। सब लोग एनसीईआरटी पढ़ा के खुश हो जाते हैं, बोलते हैं साला जेई नीट तो यही है, एनसीईआरटी पढ़ा दो, एनसीईआरटी पढ़ा दो, पॉपुलैरिटी गेन कर लो, ठीक है, क्यों उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है ना। 2 + 2 = 4 कराने में क्या दिमाग लगाना है? दिमाग तो तब लगाना पड़ता है जब 2 × 1/2 प्लस दिस, मतलब कॉम्प्लेक्स थोड़ा करे, और एग्जाम में कॉम्प्लेक्स ये आएगी, है ना। 2 + 2 सबको आता है, 4 होता है, तो वो क्यों पूछेगा वो, समझ रहे? चल आगे आते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे। सेकंड जो है वो क्या है कहानी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब इसमें अगर मैं बात करूं तो अब क्या करना है कि जैसे ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल था 1s और ये दूसरे हाइड्रोजन एटम का 1s, तो इसका वेव फंक्शन तो साई है, इसका वेव फंक्शन क्या है, साई भी है। तो अगर अब क्या हो कि इसके प्लस के सामने दूसरे वाले का माइनस आ जाता है, क्या हो गया, अपोजिट फेज में ओवरलैप कर रहा है। तो यहां पे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनेगा, यहां पे साई ए माइनस साई बी करोगे, अपोजिट फेज में है, तो क्या होगा, साई ए माइनस साई बी हो जाएगा। बात समझ में आया? कहने का मतलब मेरा यह है कि दिस इज साई ए एंड दिस इज साई बी, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा जब अपोजिट फेज में ओवरलैप करेगा तो कुछ इस टाइप से होगा। इधर ये है और दूसरा वाला क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो माइनस हो रहा है मतलब उल्टा ऐसे बनेगा, ठीक है, माइनस हो रहा है तो मतलब ऐसे उल्टा बनेगा, ठीक है, ये हो गया। अब यहां पे ध्यान से देखो, तो ये जो पॉइंट है, कौन सा पॉइंट, जिसको मैं कोई और कलर से दिखाऊंगा, ये जो पॉइंट है यहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, इलेक्ट्रॉन इधर है और इधर, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। तो इस केस में क्या होगा, एक नोडल पॉइंट मिल गया। यहां पे क्या हो गया भाई, नोडल पॉइंट मिल गया। बात समझ में आता है? आ गया। और इसका ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना, इसका वेव फंक्शन क्या होगा, साई ए माइनस साई बी। अब सेम कॉन्सेप्ट लगाओ, ये तो अब तुम भी कर सकते हो कि यहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी साई ए स्क्वायर, यहां पे साई बी स्क्वायर। इंडिविजुअल को अगर हम सिस्टम मान लें तो यहां पे क्या हो जाएगा, साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर, और यहां पे क्या होगा भाई, ये साई ए माइनस साई बी का होल स्क्वायर। तो इसको अगर हम लिखे वहां से, तो इसको हम क्या लिखेंगे, साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर माइनस 2 साई ए इंटू साई बी। अब ध्यान से देखो, जब ये इंडिविजुअल था, जब ये एटॉमिक ऑर्बिटल था, तब साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर है ना। और अब क्या हुआ, इतना माइनस हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी पहले से क्या हो गई और कम हो गई। तो इसका मतलब ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, बताना ये न्यूक्लियस के पास होगा या दूर होगा। तो अब ये सी बात है, दूर होगा, तभी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी घटेगी, ठीक है। तो यहां पे जो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना, ये क्या होगा, तो ये होगा सर न्यूक्लियस से दूर होगा। ये क्या होगा, न्यूक्लियस से दूर होगा। और न्यूक्लियस से दूर होगा तो जब इसमें इलेक्ट्रॉन रखोगे तो इसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। और इसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को क्या बोलते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर
ऑर्बिटल। तो जब भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स अपोजिट फेज में इंटरफेरेंस करेगा तो क्या बनेगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। और जब भी अगर सेम फेज में इंटरफेरेंस करेगा तो क्या बनेगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। इसलिए बोला था कि जब 1s और 1s की है ना ओवरलैपिंग होगी, बेसिकली क्या बोले, इंटरफेरेंस होगा, तो दो टाइप का एटॉमिक ऑर्बिटल बनेगा, एक सिग्मा 1s बनेगा, ये इसको क्या बोलोगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और एक क्या बनेगा, सिग्मा 1s बनेगा, जो कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कारण बनेगा, जिसको क्या बोलेंगे, ABMO, है ना। ये कैसे बनेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कारण बनेगा, और ये कैसे बनेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कारण बनेगा। किसी कोई डाउट है ना। तुम लोग रट्टा बस मार लेते हो कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्टेबल है, उसकी एनर्जी कम होती है। अबे ये तो देखो यार, क्यों कम होती है, तो तुम्हें आसानी से क्वेश्चन कर लोगे, कितना भी टफ से टफ क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि पूरा उसका जन्मगाथा निकाल दिया ना। अब समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। हाँ, तो अब चलो करते हैं कुछ हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स का लीनियर कॉम्बिनेशन करवाएंगे, और उससे जो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है वो हम दिखाएंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो भैया अभी हमें समझ में आ गया कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। तो अब कैसा दिखेगा बनने के बाद वो हम यहां पे समझते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ SS, है ना। तो जब भी SS से कॉम्बिनेशन करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा वो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। अब यहां पे अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, है ना, बेसिकली दो तरीके से इंटरफेरेंस होगा, एक तो सेम फेज में और एक अपोजिट फेज में। तो जब सेम फेज में इंटरफेरेंस होगा तो क्या बनाएगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सेम फेज कहने का मतलब ये एक एटम का 1s है ना, और ये दूसरे एटम का 1s, ठीक है। तो देखो पॉजिटिव फेज के सामने इसका क्या है, पॉजिटिव फेज ऐसे ओवरलैप कराते, क्या है, सेम फेज में। ये क्या है भाई, सेम फेज में इंटरफेरेंस हो रहा है। तो सेम फेज में इंटरफेरेंस होगा तो क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और बनने वाला ऑर्बिटल कैसा होगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। चूंकि ये 1s है, बनेगा तो सिग्मा ही SS ओवरलैपिंग से, तो इसको क्या बोलेंगे, सिग्मा 1s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इस तरीके से हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। अब यहां पे अगर हम देखें तो क्या कोई नोडल प्लेन होगा, एक वर्ड आता है नोडल प्लेन। सारी बातें मैं बता दूंगा, ठीक है। मैं जानता हूं कि मेरी बातें सबको हजम होती नहीं, है ना, मेरी बातें सबको हजम होती नहीं। मैं कोशिश करता हूं एक्चुअल कंटेंट पढ़ाने का, मैं किसी को रास्ते से भटका के, है ना, ऐसे छोटू छोटू बात पढ़ा के खुश करना मेरा मकसद नहीं है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा ध्यान से समझ लेना। तो अब नोडल प्लेन मतलब होता है कि वो प्लेन जिसमें इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी 0 हो। तो चूंकि ये जो दिख रहा ना, ऐसा नहीं है, ये क्या है, 3 डायमेंशनली ऐसा सोचो। तो क्या ये 3 डायमेंशनली फैला हुआ है, तो किसी भी डायरेक्शन देखो तो इलेक्ट्रॉन मिल ही जाएगा। तो कोई ऐसा प्लेन नहीं है कि जहां से देखे कि इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। सब बीच वाला ये प्लेन, तो इधर भी मिल जाएगा, इधर भी मिल जाएगा, हर प्लेन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे नोडल प्लेन क्या है, 0 सिग्मा 1s में। अब आ जाते हैं इसका कंस्ट्रक्टिव, तो हो गया भाई डिस्ट्रक्टिव पे, कि ये देखो प्लस के सामने कौन आ गया, दूसरे वाले ऑर्बिटल का माइनस, मतलब क्या है, अपोजिट फेज। तो यहाँ पे क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ तो क्या बनेगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, और इसको बोलेंगे सिग्मा स्टार 1s। अब इसमें देखो क्या होगा, इसमें देखो क्या होगा कि यहां पे न्यूक्लियस, अब ये क्या है कि ये दूर चला जाएगा ऑर्बिटल, ये देखो ऐसे, है ना, आगे जाके ब्रॉड होता हुआ नजर आ रहा है, आगे जाके ब्रॉड होता हुआ नजर आ रहा है, ये भी आगे जाके ब्रॉड होता हुआ नजर आ रहा है, मतलब ये न्यूक्लियस से दूर जा रहा है ऑर्बिटल। तो वही तो बताया था कि ये भी ABMO क्या होगा, न्यूक्लियस से दूर होगा। अब यहां पे क्या है, इस प्लेन में देखे तो ये तो इधर है लोब और इधर है, तो इस प्लेन में जो है वो इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। तो यहां पे क्या मिलेगा, एक नोडल प्लेन मिलेगा सिग्मा स्टार 1s में। तो आपने अभी देखा कि कैसे सिग्मा 1s बना और कैसे सिग्मा स्टार 1s बना। सिमिलरली एक समझ में आ गया। तो नेक्स्ट में है कॉम्बिनेशन इन्वॉल्विंग 2pz एंड 2pz, 2pz एंड 2pz। तो ध्यान से देखो अगर, है ना, क्या ध्यान से देखें सर, तो ये देख ले, प्लस के सामने प्लस, और एक्सियल है तो सिग्मा ऑर्बिटल बनाएगा, ये क्या है, एक्सियल है तो सिग्मा बनाएगा। प्लस के सामने प्लस हो रहा है, आ रहा है इंटरफेरेंस करने, तो ये क्या है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। और जो ऑर्बिटल बनेगा वो कैसा बनेगा, BMO बनेगा। चूंकि ये भी क्या 2pz, दूसरे एटम का भी ये क्या 2pz,
तो ये जो ऑर्बिटल बनेगा उसको क्या बोलोगे, सिग्मा 2pz। सिग्मा क्यों बना, क्योंकि एक्सियल है ना, और कंस्ट्रक्टिव है तो 2pz बनेगा, स्टार नहीं होगा, बस सिग्मा 2pz होगा। और अगेन इसमें भी नोडल प्लेन नहीं मिलेगा। अब इसी का देखते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो देख सकते हो कि प्लस के सामने दूसरे, है ना, दूसरे एटम का कौन सा आया भाई, 2pz का नेगेटिव वाला फेज, मतलब अपोजिट फेज है। तो यहां पे क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और बनने वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऐसा होगा। तो यहां पे क्या है, एक मिल जाएगा ये वाला नोडल प्लेन। एग्जैक्टली इसका स्ट्रक्चर याद हो ना हो, थोड़ा देख लेना, नोडल प्लेन आपसे पूछा जा सकता है। और एक चीज ढंग से समझ लेना, लोग ऐसा मत समझना कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। मैंने बताया ये फेज है, फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। जैसे ऐसा होता है ना, जब तुम वेव को बनाते हो तो इस तरीके से बनाते हो, है ना, इस तरीके से। तो ये अगर हम मान ले, है ना, x = 0 की लाइन, तो इसके ऊपर जो है, इसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव फेज, और इसके नीचे क्या होगा, नेगेटिव फेज। तो ये वाला जो साइकिल है वो नेगेटिव फेज में, ये क्या है, पॉजिटिव फेज में। तो ये होता फेज का मतलब। अब आगे कॉम्बिनेशन इन्वॉल्विंग 2px एंड 2px। अब बताया हुआ है कि जब एक जो है वो p ऑर्बिटल सिग्मा बनाने के लिए एक्सियल ओवरलैप कर गया, तो बाकी के जो बचे हुए 2 p ऑर्बिटल है उनके पास बस पैरेलल ओवरलैपिंग का ही ऑप्शन है। तो पैरेलल ओवरलैपिंग अब किसका, अगर ये 2px है एक एटम का, ये दूसरे एटम का 2px, तो पैरेलल ओवरलैपिंग सेम फेज में अगर हुआ, मतलब प्लस के सामने प्लस, माइनस के सामने माइनस, तो इसको क्या बोलोगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और बनने वाला ऑर्बिटल कैसा होगा, तो देखो प्लस वाला ये पूरा एक लोब बन गया, और ये नेगेटिव वाला एक लोब, और ये इस इधर क्या है, इस एटम का न्यूक्लियस, इधर क्या है, इस एटम का न्यूक्लियस। तो ये जो प्लेन होगा, ये वाला जो मेरा हाथ दिख रहा है, तो ये वाला जो प्लेन होगा ना, ये क्या होगा, नोडल प्लेन होगा। सिमिलरली अब आगे बढ़े कि इनका अपोजिट फेज, मतलब प्लस के सामने माइनस, माइनस के सामने प्लस, तो ये क्या होगा, अपोजिट फेज, मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो अब क्या होगा, ये प्लस, ये वाला माइनस दूर हो रहा है, ये प्लस वाला दूर हो रहा है, ये माइनस वाला दूर हो रहा है। तो यहाँ पे एक ये नोडल प्लेन और यहाँ पे एक ये नोडल, मतलब एक ये वाला नोडल प्लेन हाथ दिख रहा है और एक ये वाला नोडल प्लेन, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब आ जाते हैं कॉम्बिनेशन बिटवीन dxy एंड dxy। dx वाला भी देख लेते हैं, d वाला भी। तो देखो इसके प्लस के सामने इसका प्लस, इसके माइनस के सामने इसका माइनस, तो क्या होगा, तो बनेगा सर प्लस बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, ये क्या होगा, नोडल प्लेन। अब इसको अगर हम देखें तो इसके प्लस के सामने माइनस, इसके माइनस के सामने प्लस, तो इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पे नोडल प्लेन कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे। बात समझ में आया। तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, नोट भी कर सकते हो, है ना, आसानी से नोट कर लेना, इसको कॉपी पे बना लेना, 1-2 बार रिवाइज कर लेना, नोडल प्लेन किस में कैसे मिलेगा, और वो स्ट्रक्चर बनाना सीखोगे तो आ ही जाएगा, ठीक है, ओके। अब एक चीज और पूछा जाता है खास करके जेईई एडवांस में, कि नॉन बॉन्डिंग और जीरो ओवरलैपिंग, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल कैसे बनेगा। तो अगर हम ध्यान से देखें इसको, तो ये क्या है, बेसिकली ये सिग्मा 1s है। तो अगर s के साथ अगर p इस तरीके से, मतलब ये अपना क्या है, s है, और अगर ऐसे p आएगा तो क्या होगा कहानी, देखो जरा ध्यान से, ये सोचना, दिमाग लगाना, कुछ रटवाऊंगा नहीं मैं। ये s है और इसके ऊपर आया ऐसे p, तो अब क्या होगा कि जैसे इधर माइनस है और इधर क्या है, s का पॉजिटिव फेज है। अब p जैसे ही आया तो इसका इधर क्या था, इधर वाला लोब में पॉजिटिव फेज, और इधर क्या है भाई, ये निगेटिव फेज में है, ठीक है। तो देखो इतना जो मैं ये सर्कल, सॉरी ये जो डार्क में कर रहा हूं, तो ये क्या हो गया, ओवरलैपिंग हुआ दोनों एटमिक के बीच, दोनों एटमिक ऑर्बिटल के बीच। तो सोचिए इसका पॉजिटिव फेज और p वाले का भी क्या है, पॉजिटिव फेज, तो ये हो गया सेम फेज में। अब जबकि क्या होगा, ये बेसिकली अच्छे से मैं बनाऊं, मेरी ड्राइंग कमजोर है यार, इसलिए बहुत दिक्कत होता मुझे, ठीक है। बेसिकली क्या होगा, जब ऐसे ओवरलैपिंग होगा, ये s होगा, और जो p ऑर्बिटल है तो उसका आधा आधा होगा ना, मतलब आधा इसका और आधा इसका, इस तरीके से। तो इधर पॉजिटिव फेज वाला आधा और इधर नेगेटिव फेज वाला आधा। तो अब समझना तुम दिमाग लगा के, इधर s का पॉजिटिव नेगेटिव, इधर इसका पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव पॉजिटिव ओवरलैपिंग, इधर पॉजिटिव नेगेटिव ओवरलैपिंग, तो नेट ओवरलैपिंग क्या हो गई, 0 हो गई। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, जीरो ओवरलैपिंग और नॉन बॉन्डिंग, ठीक है। तो इस टाइप का जो ओवरलैपिंग क्वेश्चन में दिया रहेगा वो क्या होगा, जीरो ओवरलैपिंग या नॉन बॉन्डिंग। सिमिलरली यहां भी देख सकते हो, यहां भी सेम लॉजिक हुआ कि ये जो है वो p का ये पॉजिटिव है, अब ये दूसरा वाला p इसके अगर परपेंडिकुलर आया, अभी बताया था, तो इधर तो इसका प्लस वाला, मतलब प्लस प्लस आधा ओवरलैपिंग हुआ, इधर क्या हो गया, प्लस माइनस ओवरलैपिंग हो गया, तो कट छूट के क्या हो गया, यहाँ पे नेट ओवरलैपिंग 0 हो गया, क्योंकि आधा सेम फेज में आधा अपोजिट फेज में, तो नेट ओवरलैपिंग वहां पे क्या हो गया, 0। तो इसको क्या बोलते हैं, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल या फिर जीरो ओवरलैपिंग। तो आज के क्लास में हमने प्यार से बहुत ज्यादा सीखा, बहुत कुछ सीखा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जरूरत क्यों पड़ी, उसके पॉइंट्स क्या हैं, उसके पॉइंट्स क्या है, कैसे ये काम करता है
है ना, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से ज्यादा स्टेबल कैसे होता है, जब लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, जब लीनियर कॉम्बिनेशन होगा तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसा दिखेगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसा दिखेगा, सब कुछ देखा। ये लेक्चर बड़ा जरूर था लेकिन इतना लॉजिकल था कि आप देख सकते हो पूरे यूट्यूब पे, है ना, ध्यान से देखना तो ऐसा एक्सप्लेनेटरी एमओटी का नहीं मिलेगा जितने तरीके से मैंने कराए। इसके लिए मैं बहुत सारा रिसर्च भी कर लेता हूं, तभी मैं कराता हूं। जैसे इधर देखो तो अभी गूगल से भी कुछ कर रहा था, तो वो चीजें करनी पड़ती है तब जाके अच्छा कंटेंट बनता है, ठीक है। ऐसे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या है, लोगों का शुरू ही कहां से होता है कि भाई जब 14 इलेक्ट्रॉन हो स्पीसीज में तो ऐसे फिल कर दो, 14 ज्यादा हो तो ऐसे फिल कर दो, हो गया खत्म। एक बॉन्डिंग बनेगा या दूसरा एंटी बॉन्डिंग बनेगा, कैसे बनेगा उनको खुद नहीं पता, ठीक है। तो ध्यान से चलो, अगर ये लेक्चर तुमको अच्छा लगा तो अगला लेक्चर भी जरूर देखना, इसका पार्ट 2 आएगा अगले दिन, वही होगा बहुत ज्यादा तगड़ा। और उसमें क्या हो, उससे क्वेश्चन जो है वो बनेंगे। यहां तक हमने समझा दिया कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या है। अब उसमें क्या है कि हम बताएं कि क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे और उसका आंसर हम कैसे करेंगे। और उसमें ट्रिक इतने शानदार होते हैं कि उसमें पेन पेपर उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल।